हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मैं नीरज मिश्रा आपके सामने आज लीगल कुछ टर्म लेके आए हैं, ठीक है। और आज जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब कुमार जी का निधन हो गया, ठीक है। ये भी काफ़ी दुखद रहा सूचना। जो प्रणब कुमार जी ने वित्त के क्षेत्र में जो कार्य किए 2007-8 में, वो उल्लेखनीय है। भारत देश का जीडीपी 8% से ऊपर ले जाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, जब ये वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सरकार में थे। चलिए, कर्म की प्रधानता है, ठीक है, तो हम लोग भी अपना कर्म जारी रखते हैं, बिल्कुल। और आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो 3 सेगमेंट में ये वीडियो होगा। कहने का मतलब, पहला तो जानेंगे एफआईआर क्या होता है, दूसरा जीरो एफआईआर क्या होता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी को फंसाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए फर्जी या झूठा एफआईआर कर लेते हैं। उससे किस तरह से बचा जा सके, ये सभी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ओके, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स, एफआईआर है क्या। तो एफआईआर जो है, इसको कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फुल फॉर्म इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, या प्रथम प्रतिवेदन सूचना, और भी कई नामों से जाने जाते हैं। मुख्यतः हम लोग एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही कहते हैं। ये एफआईआर का जो परिभाषा हमारे जो लॉ बुक में है, वो है सीआरपीसी में है, ठीक है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या लॉ, जो भी बोलना है बोला जा सकता है ना। तो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में एफआईआर को डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में, ठीक है। अगर सेक्शन पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे 154। अब ये सेक्शन को याद कैसे करेंगे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, अगले व्यक्ति को ही बोलता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक है, और तुम्हारे खिलाफ कितना केस करेंगे, 5-4 केस तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका कितना, कि प्रत्येक व्यक्ति धमकाता है ना, धमकी भरे शब्दों में बोलता है कितना केस करेंगे, 5-4 केस तो करेंगे ही करेंगे। तो इसी से याद कर लेंगे कि सीआरपीसी की धारा में 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, वर्णन है। अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता क्या है, इसे कैसे परिभाषित किए। तो इसे इस तरह से बोला जा सकता है, घटना के संबंध में जो भी जानकारी या सूचना सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम घटना के संबंध में सर्वप्रथम जो भी सूचना मौखिक रूप से या लिखित रूप से थाना प्रभारी को या उनके इंचार्ज को दी जाती है, उसे एफआईआर कहते हैं। अर्थात एफआईआर क्या होता है, या तो लिखित रूप से भी हो सकता है या मौखिक रूप से भी हो सकता है। तो नाम में ही तो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात घटना के संबंध में जो भी पहली जानकारी थाना प्रभारी को दी जाती है, लिखित रूप से या मौखिक रूप से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एफआईआर, ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब प्रश्न उठता है, सर ये क्या जरूरी है कि एफआईआर हमेशा लिखित रूप में हो। बिल्कुल नहीं। एफआईआर जो है लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है। ये हम परिभाषा में ही अभी आए। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, ठीक है, वो अपनी बातें, ठीक है, थाना इंचार्ज को बताएंगे। थाना इंचार्ज
उनकी बातों को वो लिखित रूप में लिखेंगे और उन्हें फिर पढ़ के सुनाएंगे, और पढ़ के सुनाने के बाद उनका जो भी अंगूठा का निशान होगा या हस्ताक्षर करते हैं वो हस्ताक्षर लेंगे एफआईआर के ठीक नीचे अंत में, ठीक। और एफआईआर से संबंधित, ठीक है, वही कॉपी, ठीक है, अर्थात दूसरा कॉपी, सेम वही कॉपी अर्थात दूसरा कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो व्यक्ति शिकायती है, जो शिकायत करता है, उससे दिया जाएगा। ये नियम है आपका। तो आप समझ गए होंगे, एफआईआर मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, और एफआईआर की एक कॉपी जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट थाना की ओर से शिकायतकर्ता को दिया जाएगा। ये कानून में लिखित रूप में है। अब अगला पॉइंट आते हैं कि अगर सर एफआईआर दर्ज थाना में नहीं हो तो हम क्या करें, और किस प्रकार का मामला जो होता है एफआईआर के रूप में लिखित होता है। तो सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, पहला भी नहीं, दूसरा प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा मामला पर एफआईआर थाना में दर्ज हो सकता है, पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकता है। देखिए, हर एक मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। वैसा मामला जो गंभीर अपराधों से जुड़े हुए होते हैं, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कौन सा ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक मिनट डस्टर ले आते हैं। वैसा मामला जो गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और वही मामले पर जो होंगे वो आपका एफआईआर दर्ज करेंगे थाना प्रभारी। देखिए, पहले तो ये समझ लें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अर्थात अपराध जो है उसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जो भी अपराध होते हैं उसे हम दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला फ्रेंड्स, अगर हिंदी में लिखें तो एक होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध, या हिंदी में इंग्लिश में बोले तो ऑफेंस। संज्ञेय अपराध को इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और असंज्ञेय अपराध को कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो प्रश्न उठता है कि एफआईआर किस में दर्ज होता है। देखिए, जनरली एफआईआर जो दर्ज होता है वो संज्ञेय अपराध पर होता है, और इसमें आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति को, शिकायतकर्ता को कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट के आदेश पर ही, ठीक है, मामले का क्या होगा, अनुसंधान किया जाएगा थाना के द्वारा। तो अब आता है संज्ञेय अपराध है क्या। तो वैसा अपराध जो गंभीर हो, ठीक है, गंभीर जैसे लूटपाट हो, चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हत्या हो, तो वैसा अपराध जो गंभीर हो अपने आप में, वैसे ही अपराध का जो होता है एफआईआर दर्ज किया जाता है थाना के द्वारा, ठीक है। उस अपराध को क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और वैसा अपराध जो हल्की मारपीट हो, हल्की गाली गलौज हो, लपड़ थप्पड़ का हो, एकदम मामूली, तो उसे कौन सा श्रेणी में रखेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखेंगे। इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अब आपको ये परेशानी जरूर होगा, सर कैसे जाने कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है अर्थात संज्ञेय अपराध है और कौन सा असंज्ञेय। तो आपको इसके लिए बुक में जाना पड़ेगा, सीआरपीसी का बुक में जाना पड़ेगा, और उसमें सूची या शेड्यूल 1 में आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा अपराध कॉग्निजेबल नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये लिस्ट होते हैं, ठीक है, कानून में, और यहाँ पे लिस्ट में आपका रहता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने जाता है
तो सबसे पहले थाना प्रभारी या इंचार्ज ही देखते हैं कि जो घटना के संबंध में ये व्यक्ति बता रहा है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं। जब थाना इंचार्ज को लगता है, थाना प्रभारी को लगता है नहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ही उस गंभीर घटना का अनुसंधान की शुरुआत करते हैं। अब सब दूसरा बात ये जानते हैं, अगर आप थाना में जाते हैं और आपका हल्का फुल्का घटना हुआ है आपके साथ या आपको जानकारी है, तो वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हुआ और उसका एफआईआर थाना के द्वारा नहीं दर्ज होगा। उसका एफआईआर जो होगा ये दर्ज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, दर्ज नहीं होगा। इसमें पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के आदेश के बाद ही घटना का अनुसंधान होगा। दूसरा बात यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, ठीक है, इसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होगी अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही पुलिस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो बिना वारंट के भी जो अपराधी व्यक्ति है उसे अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। ये पावर पुलिस को दिया गया है। अब आपके पास अगर जाएंगे कि जो छोटी मोटी घटना होती है उसमें थाना एक नया रजिस्टर मेंटेन करती है। उस रजिस्टर को कहते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर होता है जिसमें वैसी घटना जो कॉग्निजेबल नहीं होती है वो थाना प्रभारी थाना के पास होता है। वहाँ पे वो सभी घटना जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़े होते हैं उस पर वो घटना को NCR में मेंटेन करते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट कि एफआईआर तो हो गया, लेकिन कभी कभी जब पीड़ित व्यक्ति जाता है, शिकायत करता जाता है, तो थाना इंचार्ज जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तुम झूठी बात बता रहे हो। तो इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, एसपी के पास जा सकते हैं और एसपी के पास ये सीआरपीसी की धारा सेक्शन 154(2) में है, ये जिले के एसपी के पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत संक्षेप में वहाँ पे लिखित रूप में दे सकते हैं। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एसपी फिर उसे अपने दायरे में रखते हुए वो सूचना को, ठीक है, या खुद अनुसंधान कर सकते हैं या अपने जो सब ऑर्डिनेट या जो संबंधित थाना है उसे आदेश दे सकते हैं कि नहीं भाई आप क्या करें कि इस व्यक्ति का जो घटना इसके साथ घटा उसका अनुसंधान कीजिए, उसका एफआईआर दर्ज कराइए। अगर एसपी भी ना सुने बात तो आप जा सकते हैं न्यायालय में और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन केस दायर कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, समझ गए, ठीक है। उम्मीद यही है कि आप इससे संबंधित जो भी हैं तथ्य उसको ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है सर जीरो एफआईआर क्या होता है। देखिए जीरो एफआईआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीरो शब्द से ही आपको मालूम चल जा रहा है कि एफआईआर तो हुआ है लेकिन उसका सीरियल नंबर जो है थाना में दर्ज नहीं हुआ कि कितना नंबर का ये एफआईआर है। अर्थात जब कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ये व्यक्ति दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं कोई दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसका घटना जो घटा है रांची में घटा है, घटना कहाँ घटा है, रांची में घटा है, ठीक है, लेकिन वो सूचना जो है रांची सदर थाना में ना देख के बेड़ो थाना में दिया है, ठीक है। घटना के संबंध में भागते भागते बेड़ो पहुंच गया और वहाँ सूचना दिया थाना को, तो बेड़ो जो थाना है वो कौन सा एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक है, जीरो एफआईआर दर्ज करेगी ना। क्यों दर्ज करेगी, क्योंकि ये बेड़ो थाना जो है रांची सदर थाना और बेड़ो थाना का अपना अपना क्षेत्राधिकार है। जो घटना घटा है वो रांची सदर में घटा है, इसलिए सदर थाना पर ही ये एफआईआर दर्ज होता, लेकिन ये बेड़ो थाना में दर्ज हुआ है क्योंकि जो शिकायत करता है वो किसी तरह जान बचा के भाग के बेड़ो थाना को सूचना दिया है कि मेरे साथ ये घटना घटा है। तो इस जो एफआईआर दर्ज किया गया
उसे जीरो एफआईआर कहेंगे। और अनुसंधान ब्यूरो थाना के द्वारा उस घटना का किया जाएगा और फिर उस अनुसंधान से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो रांची थाना सदर को दे दिया जाएगा। ठीक है, और फिर रांची थाना क्या करेंगे, जो भी एफआईआर है अपना सीरियल नंबर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जीरो एफआईआर उस एफआईआर को कहते हैं जिसमें संबंधित थाना मुकदमा ना दर्ज करके, ठीक है, एफआईआर दर्ज ना करके उससे अलग अलग जगह का थाना वो मुकदमा दर्ज किया है, वो एफआईआर दर्ज किया है, उससे जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? कहने का मतलब घटना कहीं और घटा है और एफआईआर कहीं और दर्ज किया गया है तो उसे कौन सा एफआईआर कहेंगे, जीरो एफआईआर। फिर जीरो एफआईआर जो थाना दर्ज किया है वो अपना उस मुकदमे से सभी दस्तावेज वो संबंधित थाना को क्या करेगी, भेज देगी। तो जीरो एफआईआर इसलिए हमारे कानून में लाया गया है ताकि ये ना हो सके कि ठीक है कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, आप यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये घटना अगर गंभीर जुड़ा हुआ अपराध से है, जैसे चोरी है, डकैती है, बलात्कार से है, तो इसके लिए वो कहाँ कहाँ चक्कर काटेगा कि कौन सा क्षेत्राधिकार में ये घटना घटा है। इसलिए कहीं भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है और सबसे पहले बोलता है कि नहीं मेरे साथ एक घटना घटा है, एफआईआर दर्ज करा लीजिए, ठीक है, कर दीजिए, तो संबंधित थाना इनकार नहीं कर सकता है कि भाई ये मेरा क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हम इसका एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उसे करना ही पड़ेगा। एक तरह का ये भारतीय नागरिकों को क्या है, सुविधा दिया गया है, संरक्षण दिया गया है ना, तभी ना वो अपना जान बचा सकते हैं, अपना सुरक्षा देख सकते हैं। तो जीरो एफआईआर समझ में आ गया। फिर से बोल दें, घटना कहीं और घटा है और उसका अगर एफआईआर कहीं और दर्ज हुआ तो इस तरह के एफआईआर को क्या कहेंगे, जीरो एफआईआर। इसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति के हितों की क्या किया जा सके, रक्षा किया जा सके। और आप जाएंगे ना, कोई भी थाना वाला नहीं बोल सकता है कि भाई ये मेरा क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, हम यहाँ मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। अब सबसे पहले अगला पॉइंट जानते हैं कि फर्जी या झूठा एफआईआर हो जाए तो क्या होगा। देखिए, झूठा एफआईआर भी होता है, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए भी कानून का दुरुपयोग होता है। तो जब व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठा एफआईआर, ठीक है, फॉल्स एफआईआर दर्ज हो जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है, अगर मान लीजिए जिस समय घटना घटा है उस समय वो कलकत्ता गया था और उसके फ्रेंड्स लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस और बोला नहीं तुम भी घटना में शामिल था, तो अपना वो प्रमाण देगा। ठीक है, प्रमाण देगा, नहीं सर हम तो कलकत्ता गए थे, मेरा देखिए रेलवे टिकट ये है, वहीं पे हम एग्ज़ाम दे रहे थे, घटना के दिन हम नहीं थे और हमको घटना से कोई लेना देना नहीं है खुद। ठीक है, ये अपने जो भी गार्जियन हैं, व्यवहारिक बात बता रहे हैं, उनको थाना भेज सकते हैं और ठीक है अपना पक्ष वो रखवा सकते हैं। जिस व्यक्ति पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है अगर वो थाना चल गया तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पुलिस का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए फॉल्स एफआईआर से बचने का एक उपाय है कि अपना जो भी पक्ष है, अपने गार्जियन या उनके एडवोकेट या जो भी हैं वो रख सकते हैं थाना में। ठीक है, दूसरा बात ये है कि अगर गलत एफआईआर दर्ज हो भी गया, ठीक है, और तब आगे का क्या, ठीक है, मुकदमा चलना शुरू भी हो गया, तो व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल कर सकता है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश में फाइल कर सकता है, या वहाँ से अगर नहीं बेल हुआ तो हाईकोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है, और हाईकोर्ट में, ठीक है, एक आपका अधिकार है हाईकोर्ट के पास, ठीक है, सेक्शन 482 सीआरपीसी का, इसमें अधिकार ये दिया गया है, ठीक है, इनहेरेंट पावर है, दिया गया है हाईकोर्ट को, सब ये पावर दिया गया है कि अगर कोई निचली अदालत या कोर्ट कानून का जहां दुरुपयोग कर रहा हो या किसी व्यक्ति के खिलाफ कानून का दुरुपयोग किया जा रहा हो तो हाईकोर्ट उस पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ठीक है, एफआईआर को भी क्या कर सकती है, आपका निरस्त कर सकती है। ये हाईकोर्ट को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। कौन से सेक्शन में, 482 में। तो पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ अगर हो गया है फर्जी एफआईआर, झूठा एफआईआर,
तो क्वैशिंग के लिए जा सकता है हाईकोर्ट में सेक्शन 482 के तहत। उसमें यही उल्लेखित है कि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ कानून का दुरुपयोग किया गया है तो हाईकोर्ट उस पर रोक लगा सकती है, एफआईआर को निरस्त कर सकती है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ आपको समझ में आ गया, क्लियर कट। ठीक है, उम्मीद करते हैं एफआईआर समझ गए होंगे, जीरो एफआईआर समझ गए होंगे, और आपका फॉल्स एफआईआर अगर होता है वो भी समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं ये जितने सारे हम आज चर्चा किए, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्लास हम नए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ अन्य बातों को लेके। चलिए तब तक खुश रहिए, बढ़िया से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, गुड नाइट।